नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीएससी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। 2001 से लेकर के 2021 तक आरओ के प्री और मेंस में आधुनिक भारत से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपको कवर करा रहा हूँ। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें 60 के आसपास क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद में इसका एक पार्ट और आएगा और इसी के साथ आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, मध्यकालीन भारत को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको स्ट्रैटेजी देखनी है तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको चीज़ें कम टाइम में एफिशिएंसी के साथ में कैसे कंप्लीट करनी है। और हिस्ट्री की स्पेशल अगर मैं रणनीति के विषय में बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत को अलग से किसी भारी भरकम किताब से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप उसमें अपना कितना भी समय लगा लें लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को टैकल करने में, उन प्रश्नों को हल करने में आप बहुत ज़्यादा दक्षता उसमें नहीं ला पाएंगे, है ना। आप अपना समय व्यर्थ करेंगे उसमें। और उतना समय आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पर दे देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है आपको, जितने भी पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपको रटने हैं। और यकीन मानिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, 70 से लेकर के 75% प्रश्न आपको सिर्फ पीवाईक्यू से मिलेंगे। सिर्फ पीवाईक्यू से जितने भी 3 पार्ट्स में मैं करा रहा हूँ इसी में से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे। और जो पार्ट बचेगा, यानी जो 25% क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बना दी है और वहाँ से आप जो है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी। और ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष का पद इन्होंने जो है संभाला था, तो कलकत्ता अधिवेशन की बात है। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1917 में, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को संभालने वाली पहली महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। इसके अलावा और महिलाओं की बात करें तो 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये लंदन में हुई थी 1905 में। किसके द्वारा की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी इंडिया हाउस से एक न्यूज़पेपर प्रकाशित होता था जिसको बोलते थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन सा, तो ये लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल रहा है भारत में, जो उसकी कह सकते हैं कार्यभार जो उसने संभाला था, उसकी जो समयावधि रही है 1921 से लेकर के 1926 तक रही है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये 12 नवंबर 1930 को बुलाया गया था। प्रशासनिक सुधारों से रिलेटेड चर्चा जो है इसमें की जानी थी। और एक चीज़ और आपको मैं ऐसे मेंशन कर दूं, अगर आप नए हैं, पुराने व्यूअर्स को पता है कि जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है, इसको मैंने अलग से विस्तार में पूरे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ में अभी रिसेंटली इसी चैनल पर कंप्लीट किया है। 5 वीडियो में 1885 से लेकर के, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत के स्वतंत्र होने तक की जो पूरी कथा है, ठीक है, उसमें सारे के सारे फैक्ट्स कवर हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट चीज़ों के, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सिर्फ फैक्ट्स को ही रट रहे हैं या सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी कहानी की फॉर्म में मैंने उसको इस चैनल पर आपके लिए जो है कंप्लीट कराया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख करके जाइएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभाएं या जो अधिवेशन हुए थे तो उनसे रिलेटेड, तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। अभी ये जो है थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ इसमें से मैंने स्पेसिफिकली वो सारे क्वेश्चंस हटा दिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतने सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड देखने को मिलेंगे जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं और ये स्वतः ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें अब तक मैंने कराई हैं, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे PYQ प्रोवाइड करा दिए हैं, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के सारे PYQ प्रोवाइड करा दिए हैं ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इसके अलावा विज्ञान में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो जितने भी अब तक PYQ मैंने कराए हैं, जो मेरा अनुमान है, जो मैंने देखा है चीज़ों को, आप भी पढ़ रहे होंगे, आप भी PYQ लगा रहे होंगे, तो जो मैंने समझा है यहाँ से, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि जितनी भी विषय हैं उन सभी विषयों में सबसे ज़्यादा प्रश्नों का रिपीटेशन अगर किसी सेक्शन से हुआ है तो वो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक भारत में आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं इन सभी को आपको रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो सेपरेट वीडियो मैंने डाली हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो है नहीं और फालतू चीज़ें उसमें है नहीं, सिर्फ जो है काम की बातें उसमें की गई हैं, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। और क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका जो है एक कह सकते हैं जो कोर सेक्टर होता है उस वाले टारगेट में ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। 2-3 विषय, इतिहास आपका, भूगोल हो गया, और इसके साथ साथ आप विज्ञान वाले सेक्शन को ले सकते हैं और करंट अफेयर्स को ले सकते हैं। अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बम्बई का अधिवेशन 1934 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? तो ये सबसे पहला प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, है ना। मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया था? तो ये रखा गया था 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, वहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। नेहरू की जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार मतलब आज़ादी से पहले जो सरकार बनी थी, उसमें वित्त मंत्री का पद किसको दिया गया था? लियाकत अली खां को दिया गया था। मैं यहाँ पर विस्तार में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से कंप्लीट करा चुका हूँ, और जिन्होंने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली 5 वीडियो जो देखी होंगी अगर किसी ने, तो आप उनको पता होगा कि सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वहीं से मिल रही हैं। जो प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट उसी सीरीज़ से आपको देखने को मिल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। बहुत ही रेयर चांस है कोई क्वेश्चन वहाँ से छूटे, नहीं तो छूटेगा नहीं। 1940 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेहरू की अंतरिम सरकार के बारे में जो कि 1940 में घटित हुई थी, तो इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो ये 5 सदस्य थे। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि लियाकत अली खां को कौन सा जो है डिपार्टमेंट मिला था? फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी, वित्त मंत्रालय मिला था। इसके अलावा अन्य व्यक्ति जिनको अलग अलग जो डिपार्टमेंट दिए गए थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ना। तो वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद, ये कृषि और खाद्य मंत्री थे। बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेहरू की जो अंतरिम सरकार थी 1946 की, उसमें कानून मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोगेंद्र नाथ मंडल। और शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो अंतरिम सरकार की हो रही है। जो आपकी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनेगी उसमें शिक्षा मंत्री का पद अबुल कलाम आज़ाद को मिला था, ठीक है। ये अंतरिम सरकार में राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और स्वतंत्रता के बाद में जो सरकार गठित हुई थी उसमें जो शिक्षा मंत्री का पद था वो अबुल कलाम आज़ाद को मिला था। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब जो है किसकी किताब है? ये अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। रॉलेट एक्ट जब आया था उस टाइम पर वायसराय कौन था? किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो ये जेम्स फोर्ड के काल में पारित हुआ था। जेम्स फोर्ड का भारत में जो शासनावधि है उसकी वो मानी जाती है 1916 से 1921 के मध्य। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये किस तिथि को पारित किया गया था ब्रिटेन की संसद में? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये सारी की सारी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 2 घंटे बैठेंगे ख़त्म कर डालेंगे पूरा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पोर्शन है और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फूट डालो राज करो की नीति, ये किसकी नीति थी? तो ये लॉर्ड मिंटो की नीति थी। और आपको पता है कि लॉर्ड मिंटो के समय में ही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मार्ले और मिंटो, इसमें जो 2 नाम हैं,
इसमें मिंटो मतलब क्या है कि मिंटो उस टाइम पर भारत का वाइसराय था, और जो मार्ले जो नाम है, जॉन मार्ले, वो उस टाइम पर भारत के राज्य सचिव थे। तो इन दोनों की ही, जो कह सकते हैं, दोनों के ही सहयोग से ये जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1909, ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या किया गया था, आपको पता है कि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि इस मार्ले मिंटो सुधार में अलग से मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी गई थी। तो उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं से उनको अलग करने का प्रयास करना, हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसमें कहीं ना कहीं फूट डालने का प्रयास करना। इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो की आइडियोलॉजी मानी जाती है वो फूट डालो और राज करो की नीति मानी जाती है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? ये गदर पार्टी इतनी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, अगर आप देखेंगे, ये आप पीसीएस प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो गदर पार्टी अनगिनत बार ये क्वेश्चंस दो घुमा फिरा के कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको देख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी और गदर पार्टी फेवरेट जो है पॉइंट है जो है यूपीपीएससी आयोग का। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, और इससे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर देखते हैं। सोहन सिंह भाकना ने 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, और ये जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका थी, इसी संस्था के द्वारा एक अखबार निकाला जाता था जिसे गदर नाम से जाना जाता था, और इसी गदर अखबार के नाम पर ही आगे चल करके लाला हरदयाल, जब इसका नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथ में आया, ये जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, और इसी से गदर पत्र निकाला जाता, तो इसी के नाम पर ही आगे चल करके इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। हिंदी में बोले तो इनको बोलेंगे भारत के वयोवृद्ध पुरुष। भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है भारतीय पैसे को भारत से लूट करके ब्रिटेन पहुंचा रही है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने इस धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बताया था। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारे लेख लिखे हैं, जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871। ये इनके कुछ लेख हैं जिनमें ब्रिटेन के लोगों के द्वारा किस तरीके से भारतीय पैसे को यहाँ से इकट्ठा करके ब्रिटेन पहुँचाया गया था उसके बारे में जो है चीज़ें क्लियर करी गई हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें निर्विरोध, एक तरीके से कह सकते हैं सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष नामित किया गया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न था, ये किसने चलाया? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया 1951 में। और किस क्षेत्र में चलाया गया था? जो वर्तमान तेलंगाना स्टेट है उसके एक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी जिसका नाम था पोचमपल्ली। किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर गया हुआ था? तो लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल माना जाता है भारत में 1869 से 72, और ये पहला गवर्नर था जिसकी कार्यकाल में ही हत्या कर दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले, याद रखेंगे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। शारदा अधिनियम ये 1929 में लाया गया था। किसके प्रयासों से शारदा एक्ट लाया गया? तो ये अजमेर निवासी एक बड़े ही प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, डॉक्टर हरविलास शारदा। उनके प्रयासों से ये शारदा एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो क्रमशः 18 और 14 वर्ष कर दी गई थी। लड़कों की जो न्यूनतम आयु है विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। 1857 का जब संग्राम हुआ था तो उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था।
लॉर्ड कैनिंग जो था कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में आपको पता है कि जो भारत का शासन है प्रत्यक्ष रूप से किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। 1858 का जो एक्ट आता है वहाँ से जो ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, क्राउन जिसको कहते हैं, वो डायरेक्टली जो है भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इस तरीके से जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का प्रशासन आता था, उससे पहले किसका शासन चलता था, कंपनी का शासन चलता था। तो कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल किसको माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। और लॉर्ड कैनिंग ही ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त होने वाला भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि यहाँ से गवर्नर जनरल को जो नाम दिया जाता था, मतलब जो पद था, पोस्ट था गवर्नर जनरल का, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यही जो है पहला वायसराय बना था ब्रिटिश क्राउन के अधीन। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया, और इस इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक अलग अलग जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, तीनों प्रेसिडेंसियों में। इसके समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित किया गया था। किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है, तो ये उड़ीसा के अकाल को कहा जाता है, जो कि 1866-67 के आसपास देखने को मिला था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो देखिए जो ऑप्शंस दे रखे थे क्वेश्चन में उनके अनुसार तो है बाल गंगाधर तिलक, है ना, इन्होंने जो है स्वराज शब्द सबसे पहले यूज़ किया था। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पीछे और जा कर के देखें तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी 1875 में, सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में ही इन्होंने स्वराज शब्द को परिभाषित किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी, तो गांधी जी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो कि 1924 में कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में हुआ था। इसके अलावा गांधी जी ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। लाला लाजपत राय ने किसको अपना गुरु माना था, तो ये मैजिनी को अपना गुरु मानते थे। मैजिनी कौन था, ये इटालवी राष्ट्रवादी था, इटली का निवासी था। 1848 के इटली गणतंत्र के तानाशाह के रूप में इसको जाना जाता है, डिक्टेटर के रूप में इसको जाना जाता है, और मैजिनी के द्वारा ही स्वतंत्र और इंटीग्रेटेड इटली की वकालत करी गई थी। अब कुछ समाचार पत्र हैं और ये किसके द्वारा जो है संपादित किए जाते थे, उनको देख लेते हैं। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। नवजीवन ये महात्मा गांधी का था, स्वराज्य ये टी प्रकाशम के द्वारा, और प्रभात जो था ये NC केलकर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रभात। और कौमी आवाज़ का नाम भी याद रखिएगा, ये PCS में भी कई बार पूछा गया है, प्रभात और कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई का जो है पत्र था, तो इनको आप याद रखेंगे। और अगर आप अलग से जो है इन समाचार पत्रों का इतिहास देखना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो सर्च कर लीजिएगा या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। UPPCS 2024 कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मैंने पूरी की पूरी जो SK पांडे की बुक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली इस PYQ सीरीज़ में आपको बताया था कि RO के जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ये मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने ये देखा है कि डायरेक्टली क्वेश्चन SK पांडे की किताब से आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चन RO में जो है देखने को मिले हैं SK पांडे से, तो उसको पूरी की पूरी बुक को मैंने यहाँ पर कवर कराया हुआ है। चाहें अगर आपके पास समय है तो देख सकते हैं। बहुत लंबी लंबी फालतू की वीडियोस नहीं है, सिर्फ कंटेंट और सिर्फ जो है काम की बातें हैं, उन्हीं पर चर्चा की गई है। चाहें तो आप अगर सुबह बैठेंगे तो शाम तक उसको कंप्लीट कर देंगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। अब ऐसे ही कुछ पत्रिका और पत्र हैं। भारत मित्र ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था, पंडित हरिमुकुंद शास्त्री। अब ये कुछ ऐसे पत्र और पत्रिकाएं हैं जो जनरली हम जिन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा जो कोई नहीं बना पाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारत मित्र ये हिंदी का पत्र था, सॉरी पत्रिका थी, और पंडित हरिमुकुंद शास्त्री के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। 1878 से ये पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी। राष्ट्रमाता ये मराठी पत्र था, गणपत सखाराम पाटिल के द्वारा 1888 से प्रारंभ किया गया। प्रजामित्र एक गुजराती जो है पत्र था, चंद्रकांत केनी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और नायक जो था ये बंगाली था, शाहू चतुर्थ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये बाउंसर टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली हमको पता नहीं होते हैं और हम इतना डीप जो है बुक्स में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान न दिया जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में
गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से किसने अवगत कराया था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इस लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति के द्वारा गांधी जी को जो नील किसान थे, है ना, उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया था और उनको जो है चंपारण आने का आग्रह किया गया था, न्योता दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। सिंगापुर में जब 21 अक्टूबर 1943 को बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई तो उस टाइम की 9 शक्तियों के द्वारा इस सरकार को मान्यता दी गई थी, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद की आधुनिक अगर संकल्पना के अर्थ में देखें, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद का, तो उसके आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? तो ये आपको पता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और यहीं पर उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और जो भी अभियुक्त थे इस पूरे बम कांड के, उन पर जो मुकदमा चलाया गया था उसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को जो है काला पानी की सज़ा मिली थी, आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। हालांकि बाद में जो है ये जेल से छूट गए थे और जो है लगभग 1965 के आसपास तक जो है ये जो है जीवित रहे। 1965 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है? ये हैदराबाद में जो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया गया था, तो उसके संबंध में जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उस ऑपरेशन को ही ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ये चली थी 13 सितंबर 1948 से लेकर के 18 सितंबर 1948 तक। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसने लिखी है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद ने 2 पत्रिकाएं भी निकाली थी, अल हिलाल और गुबारे खातिर। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा। देखिए फिर गदर पार्टी आ गया। इस यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भागना थे संस्थापक अध्यक्ष। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके उपाध्यक्ष थे केसर सिंह थतगढ़, महामंत्री थे लाला हरदयाल, संयुक्त सचिव कौन था? ठाकुरदास धुरी, और कोषाध्यक्ष थे कांसीराम मदरौली। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। चौरी चौरा किस जिले में पड़ता है? ये गोरखपुर जिले में पड़ता है। चौरा चौरी घटना आपको पता है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इस तरीके से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? तो ये चौरा चौरी की घटना थी, क्योंकि आंदोलन इस चौरा चौरी की घटना के बाद में कहीं हिंसक रूप न ले ले, इस डर के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। और चौरी चौरा घटना में जो अभियुक्त थे उन अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था? ये भी एक पॉइंट है। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इन अभियुक्तों की पैरवी की गई थी। मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है, किसके बीच में हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होने वाले लखनऊ समझौते को कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919, और खिलाफत आंदोलन, ये जो है खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत ही 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। स्प्रिंगिंग टाइगर, ये किसकी बायोग्राफी है? ये सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी है। किसने लिखी थी? ये कर्नल ह्यूटोयो के द्वारा लिखी गई थी 1959 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, इस अधिवेशन में ही इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था। इसमें जो भी बातें थी उनको बिल्कुल उनका बहिष्कार कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार क्या है? मतलब ये जो एक्ट आया था 1935 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये किस रिपोर्ट के आधार पर जो है लाया गया था? तो ये साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1930 की, उसके आधार पर इस एक्ट को लाया गया था। कॉमनवेल्थ पत्र, ये किससे रिलेटेड है? ये जो है एनी बेसेंट से रिलेटेड है। 1914 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और ये एक वीकली पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार जो है प्रकाशित किया जाता था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे।
और 27 दिसंबर 1928 को इसकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। 1928 में ही अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इसमें जो कह सकते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व किया गया था इस युद्ध का, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से 16 तक चला हेस्टिंग्स के समय में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 के आसपास रहा वेलेज अली के समय में। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ये हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर थी आंग्ल मराठा युद्ध है। हेस्टिंग्स लिख रहा है, यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन था, कॉर्नवालिस ऑप्शन था इस जगह पे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था 1936 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव कौन थे? NG रंगा। महासचिव क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये जो है महासचिव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? NG रंगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। भारत में दास प्रथा की समाप्ति का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेकर के 44 तक गवर्नर रहा और इसी के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। कहाँ पे? टोक्यो जापान की राजधानी में। कब? 1942 में। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है घटनाओं को। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई। दांडी यात्रा से ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, मतलब असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो आपको सीधे रूप में आप दांडी यात्रा से कनेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी उसी दिन से असहयोग आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ में नमक कानून सामूहिक रूप से तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब आया था? जो कम्युनल अवार्ड था 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। इसी तरीके से रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग आपको पता ही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 26 से 30 दिसंबर 1919 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। 1913 में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि उनकी जो रचना थी उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, जिसको संक्षेप में HRA कहा जाता है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी 1924 में। और इनके संस्थापक सदस्यों में अगर बात करें तो सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी। कई बार ये क्वेश्चन RO में भी रिपीट हुआ है। बाद में जो है 1928 में इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का नाम बदल दिया गया था और इसका नाम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का विरोध किसने किया था? स्थगित कैसे हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। चौरा चौरी की घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को, उस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया तो इनके सहयोगी मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन का रूप ले रहा था, एक बड़ा आंदोलन बन रहा था। और जब लोगों में एक तरह से अवेयरनेस जागृत हो रही थी, एक जागृति उत्पन्न हो रही थी, उसी टाइम पर गांधी जी ने उसको स्थगित करने का निर्णय ले लिया। तो इन लोगों के द्वारा इस डिसीजन का, इस निर्णय का विरोध किया गया था। कौन सा कथन जिन्ना के विषय में सही नहीं है? जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान ही चाहिए था उनको हर हालत में। कई बार जो है लीग और कांग्रेस के बीच में इसी चीज़ को लेकर के विवाद होते रहे थे। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ये भी सही है। और
जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये भी सही है। और चौथा कथन था वे सदैव डायरी रखते थे, ये जो है गलत है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या जो कुलाधिपति थे उस टाइम पर उसको गोली से मार दिया था? तो वो बीना दास थी और अंग्रेज़ गवर्नर का नाम था स्टैनली जैक्सन, याद रखेंगे। एक चीज़ और, मैं कभी कभी कम्युनिटी सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, पता नहीं उनके आंसर कौन देता है। कुछ मतलब 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो उसका सही आंसर देते हैं। बड़े इतने ज़्यादा मतलब गहराई वाले प्रश्न भी मैं नहीं डालता, बड़े नॉर्मल से प्रश्न डालता हूँ, लेकिन उनके उत्तर भी आप लोग जो है सही नहीं देते हैं। पता नहीं आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, या फिर आप मजाक में, या हो सकता है वैसे ही उस पर ऑप्शन पर टिक लगा जाते हो, तो मैं समझ नहीं पाता उस चीज़ को। पर जो क्वेश्चंस मैं आपको दिया करूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का ही एक रूप इसको बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जागृति जो है वो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बंगाल से जुड़ी हुई घटना थी। बंगाल से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? हेमचंद्र घोष और लीला नाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। श्री संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनिल राय के द्वारा की गई थी। और कोमिला एक स्थान है बंगाल में, कोमिला के जिलाधिकारी जिसका नाम था स्टीवंस, इसकी हत्या जो है 1931 में कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सुनीति चौधरी और शांति घोष के द्वारा। रामचंद्र पांडुरंग किसका रियल नेम था? तो ये तात्या टोपे का रियल नेम था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर.बी. घोष। ठीक है, आर.बी. घोष जो थे 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी सूरत अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर के, क्योंकि जो कह सकते हैं राष्ट्रवादी थे और जो उदारवादी थे, दोनों स्वराज को अलग तरीके से देखते थे। मतलब लक्ष्य दोनों का एक ही था, वो भी आज़ादी चाहते थे, दोनों ही पक्ष चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से इस चीज़ को किया जाना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करी जानी चाहिए, किस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद हो गया। ये लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम जो है परिषदों में भाग लें, मतलब जो उदारवादी थे ये चाहते थे कि हम परिषदों में भाग लें और चुनाव लड़ें और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करें। लेकिन राष्ट्रवादी इस तरीके की चीज़ों से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि इस तरीके से हम जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति का, उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसी चीज़ की कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। वैसे ये जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, ये दरअसल पहले से निश्चित था नागपुर में होना था, लेकिन किसी कारणवश ये नागपुर में नहीं हुआ था और इसको सूरत में आयोजित किया गया था। सूरत अधिवेशन जो है अपने जिन उद्देश्यों को लेकर के आयोजित किया गया था, उन उद्देश्यों में इसको सफलता नहीं मिली। फिर दोबारा से इस अधिवेशन का पुनः आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मद्रास में, याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर या जो उसके कह सकते हैं सैनिक थे, उन पर लाल किले में जो मुकदमा चलाया गया था, उस मुकदमे की पैरवी किसने करी थी? ये सारे वकीलों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है और यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों या अधिकारियों पर लाल किले में जो मुकदमा चलाया गया था उसकी पैरवी नहीं की थी? तो कोई एक नाम थोड़ा सा अलग से दे देगा तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो भूलाबाई देसाई जो कह सकते हैं फ्रंट में रह करके लीड कर रहे थे वकीलों के ग्रुप को। इसमें तेज बहादुर सप्रू, टीबी सप्रू भी शॉर्ट में नाम लिखा आ जाता है कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तेज बहादुर सप्रू, भूलाबाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी जो है जब पहली हियरिंग हुई थी, पहली सुनवाई हुई थी, तो उसमें वो वकील के वेश में मतलब पूरा परिधान पहन करके जो है कोर्ट में उपस्थित हुए थे। ये वकील थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया जा रहा था उसकी पैरवी करी थी। इंडियन नेशनल आर्मी के जो सिपाही थे उनको बचाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? आज़ाद हिंद बचाव समिति। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस यह कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन की घटना है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन हुआ था और पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार थे। विशेष रूप से महात्मा गांधी के द्वारा इनको जो है प्रमोट किया गया था और महात्मा गांधी के समर्थन के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को एक बड़े अंतर से हराया था।
हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के विवाद हो गया था, कुछ चीज़ें जो है सुभाष चंद्र बोस चीज़ों को सहमत नहीं थे, जो एक तरीके से कह सकते हैं ये अध्यक्ष बन गए थे और सदस्यों को नियुक्त करने से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी जिन पर आपस में मतभेद हो गया था। इसी वजह से इन्होंने 1939 में ही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफ़ीक ज़कारिया के द्वारा लिखी गई है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया की कृति है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ये अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। और इस अधिवेशन में कौन कौन से प्रमुख प्रपोजल रखे गए थे, प्रस्ताव रखे गए थे? तो सबसे पहला तो ये था कि नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी उसको अवैध घोषित किया गया था। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य जो कि कई बार पूछा गया है वो ये है कि पूर्ण स्वराज्य या पूरी तरीके से स्वतंत्रता का जो लक्ष्य जिसको घोषित किया गया था वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही घोषित किया गया था। और इसी अधिवेशन के दौरान आगामी 1930 में मतलब अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और यही कारण था, ये जो तिथि थी 26 जनवरी, इसी वजह से जो भारत का संविधान था जब लागू किया गया था तो यही तिथि जो है वो निश्चित की गई थी भारत के संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये लॉर्ड मिंटो के काल में आया, इसी वजह से इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935, ये किससे रिलेटेड है? इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919, ये इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नामों से जाना जाता है। चेम्सफोर्ड उस टाइम पर वाइसराय था और मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? जो भी पुरानी स्मारक होते हैं, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ एक्ट था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में पास हुआ। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से लेकर के 1905 तक माना जाता है भारत में। 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही यह स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कुछ अन्य तथ्य, जैसे जो हमारी राजधानी है भारत की दिल्ली, इससे पहले हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता से दिल्ली ये राजधानी जो हुआ ट्रांसफ़र किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल माना जाता है 1910 से 1916, और जो है इसी के समय में ये जो हमारी कैपिटल थी इंडिया की, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत। और इसका पूर्व नाम क्या था? पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। और मित्र मेला नाम की जो संस्था थी इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। इसके अलावा अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? पी मित्रा के द्वारा। पूरा नाम था इनका प्रमथनाथ मित्रा। और HRA इसकी स्थापना 1924 में है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, शिव वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति किस रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। वैसे मतलब देखा जाए तो TY के हिसाब से देखते तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है लास्ट वाले अभी जो रिसेंटली मतलब 2021 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ RO का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ वो इस तरीके से दे रहा हूँ, फालतू चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फालतू चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। उतना पढ़ो जो कि एग्ज़ाम में काम आए, जिससे आपका जो काम है वो निकल जाए। मतलब आपका काम है कि पेपर किसी भी हालत में निकलना चाहिए, तो पेपर कभी भी गट्ठर या किताबों के गट्ठर रखने से या बड़े बड़े कह सकते हैं डिजिटल पैनल्स पर
पढ़ने से या फिर 5-5 घंटे की मैराथन देखने से नहीं निकलता है। पेपर हमेशा सेल्फ स्टडी से निकलता है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम नॉट रनिंग अ कोचिंग सेंटर, इसको आप इस तरीके से माने कि मैं भी आप सभी लोगों के बीच से ही हूँ और अपनी जॉब के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो आपके डेफिनेटली काम में आएंगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जो चीज़ें मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं हाथ से लिखता हूँ, तो कभी कभार इसमें कोई मिस्टेक हो जाए करे तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिए कीजिए और मुझे बताया कीजिए पॉइंट आउट करके कहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई। तो ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ ये डेफिनेटली आपके काम आएंगी और जब आप पेपर देंगे तब आपको ये सारी चीज़ें फील हो जाएंगी कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो ये क्वेश्चंस तो आपको रटने ही रटने हैं, इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा टाइम है, पेपर में भी टाइम है, फरवरी के आसपास फर्स्ट वीक में जो है डेफिनेटली पेपर हो जाएगा। तो उस टाइम तक मैं आपको काफ़ी सारा इतना मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सा भार जो है वो हमारे ऊपर से उतर गया है ना। तो बाकी की जो आपकी जो किताबें हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है, हैं रोज़ स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर के मैं आता नहीं हूँ, आपको पता है। तो उतनी ही चीज़ें एक बार समझ में आ जाए, क्लियर समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है, जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो उसके बाद में स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं जाना है। तो होता भी दरअसल यही है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। होता भी यही है, आपकी भी गलती यही है कि देखिए मैं कंटेंट डाल रहा हूँ तो इस पर व्यूज़ आते हैं 100, 50, 60, 70 और इसी जगह पर मैं अगर कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल दूँ तो उसी पर 2000, 3000 व्यू हो जाएंगे और हो सकता है 10-20 हज़ार भी हो जाए। तो इससे क्या ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने से ज़्यादा या कंटेंट से ज़्यादा किस पर फोकस करते हैं, स्ट्रैटेजी पे। पता नहीं उनको मज़ा आता है, दिन में उनको 5 बार स्ट्रैटेजी बताओ वो सुनेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसमें उनको ऐसा लगता है, जो एक कह सकते हैं ना आत्ममुग्धता, उस वाली कंडीशन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि सिलेक्ट हो गए। मतलब कोई आदमी उनको स्ट्रैटेजी बता रहा है कि इस तरीके से करो, 2 मिनट में ये छू मंत्र और मंत्र मार करके एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप सचिवालय में बैठे हैं कुर्सी पर, जो है घूमने वाली कुर्सी, उस पर आप चक्कर काट रहे हैं, इस तरीके से कोई आपको हवा में उड़ा देता है और आप जो है वहीं पर पहुंच जाते हैं ना। तो दिन में 10 स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल लो तो डेफिनेटली उन पर 10-10 हज़ार व्यू आ जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ कंटेंट डालता हूँ और फालतू की चीज़ें, ना तो मेरे पास समय है, मुझे वैसे भी समय नहीं मिलता। जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारी की सारी मैं नाइट में जो है रिकॉर्ड करता हूँ, है ना, क्योंकि पूरा शाम तक तो वहीं पे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जो चीज़ें काम की हैं, चाहे यहाँ मिल रही हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, सिर्फ काम की चीज़ें पढ़िए। बाकी की मैराथन के चक्कर में मत पढ़िए, स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पढ़िए। थोड़ा सा आइडिया लीजिए कहीं से और हो सके तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, वो एक सबसे बेटर ऑप्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत सरकार अधिनियम को, जो कि 1935 में आया था, इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में ये भी कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो काफ़ी हैं लेकिन इसमें कोई भी इंजन नहीं है। तो इस तरीके से कथन से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस भारत शासन अधिनियम 1935 को सड़ा हुआ एवं पूर्ण रूप से अस्वीकृत कहा गया था और सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 को हुई थी। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे, मतलब संस्थापक सदस्यों की बात करें तो काफ़ी सारे लोग थे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर, इनको जी अगरकर भी कहा जाता है संक्षेप में, वमन शिमराम आप्टे, एन के धरप, महादेव बल्लाल नामजोशी, ये जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर्स थे। मुख्य रूप से इसमें 2 लोगों का नाम आता है जब भी प्रश्न पूछा जाता है, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा गोपाल गणेश अगरकर। तो इन दोनों के नाम तो कम से कम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है इसका पुराना नाम क्या था? इसको न्यू इंग्लिश स्कूल कहा जाता था। 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चल कर के न्यू इंग्लिश स्कूल ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बना, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो न्यू इंग्लिश स्कूल था वो बिल्कुल ये इसका ओरिजिन ख़त्म नहीं हुआ था। न्यू इंग्लिश स्कूल जो था ऐसी नहीं कि ये जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में चेंज हो गया और इसका ओरिजिन ख़त्म हो गया। न्यू इंग्लिश स्कूल काम करता रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू इंग्लिश स्कूल से ही उत्पत्ति हुई दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की। स्टार्टिंग में जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल गणेश अगरकर थे, इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी, फिर बाद में इसमें लोग जुड़ते चले गए, तो फिर एक बड़ा संगठन बन गया, एक बड़ी सोसाइटी बन गई
जिसे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना गया। लेकिन जो न्यू इंग्लिश स्कूल था, बाद में जब दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती थी, इसके अंतर्गत ही ये काम करता रहा था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की गई। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब इसको थोड़ा सा पीछे से समझते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की। और इसी ब्रह्म समाज के एक मेंबर हुआ करते थे केशव चंद्र सेन। लेकिन 1865 में क्या होता है कि ब्रह्म समाज की जो थॉट्स थे, विचार थे, उनको लेकर के केशव चंद्र सेन और द्वारिकानाथ टैगोर जो थे उनके बीच में मतभेद हो गया, विवाद हो गया। इस वजह से केशव चंद्र सेन के द्वारा अपना एक अलग समाज या अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और यही आदि ब्रह्म समाज आगे जाकर के भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अरुणा अशरफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी 9 अगस्त 1942 को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज जो था, झंडा था, उसको फहराने का काम किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आचार्य JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। 1946 का मेरठ अधिवेशन आज़ादी से पहला आखिरी अधिवेशन माना जाता है। समझिएगा, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम तक आज़ादी से पूर्व जितने भी अधिवेशन हुए थे, उनमें सबसे अंतिम, सबसे आखिरी अधिवेशन जो था वो 1946 का मेरठ अधिवेशन ही था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? JB कृपलानी के द्वारा की गई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किस किस के बीच हुई? अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के बीच में। इस संधि के तहत क्या क्या शर्तें रखी गई कि जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इसने क्या किया? 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले, एक मुश्त राशि के बदले, जो 3 प्रमुख क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के जो दीवानी संबंधी अधिकार थे वो कंपनी को प्रदान कर दिए थे। मतलब कंपनी को अब इन स्थानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जो है वो मिल गया था। मतलब उनको 26 लाख रुपए पर ईयर, पर एनम के हिसाब से शाह आलम द्वितीय को देने थे, और उसके बाद में वो कितना भी यहाँ से राजस्व वसूल कर सकते थे। इसके अलावा इसी संधि के तहत मुग़ल सम्राट को वार्षिक पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। इसके बाद में इसका एक पार्ट और आएगा, आज ही शाम तक मैं इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो PYQ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट की सेपरेट वीडियो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ में कंप्लीट करके मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। अब इसके बाद में जो अगली हम PYQ सीरीज़ लेकर के आएंगे सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें मैं सबसे पहले कवर करूँगा इंडियन ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दी है। इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके बाद में हम चलेंगे किसकी तरफ? जो विज्ञान में बायोलॉजी वाला पोर्शन है ना। यूपी स्पेशल के लिए मैंने इंतज़ाम पहले कर रखा है, यानी यूपी स्पेशल को भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा गहराई में न जा करके सिर्फ एक बुक मैंने बताई थी। अगर आपने पहले से वाणी वगैरह पढ़ रखी है, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से वाणी वगैरह पढ़ रखी है, पहले पढ़ी है, अगर कभी 1-2 बार उसको देखा है पलट के, तो आप उसी को रिवाइज़ करें। अगर आपने वाणी वगैरह बुक नहीं पढ़ी है पहले, तो वाणी की तरफ न जा करके घटना चक्र वाला जो उत्तर प्रदेश वाला संस्करण आता है उसको देखिएगा, है ना। उसमें कुछ करंट के पोर्शंस के साथ साथ में जितना भी स्टैटिक पोर्शन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा वहाँ से कवर हो जाता है। इसके अलावा अब तक यूपी के एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे, मैं सिर्फ RO की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूपी स्पेशल एक अच्छा पोर्शन है, और अच्छा पोर्शन इसलिए है क्योंकि आयोग ने सिलेबस चेंज किया है PCS का, तो थोड़ा सा झुकाव यूपी स्पेशल के प्रश्नों की तरफ रहेगा, इस बार भी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वाणी पहले से पढ़ी है तो यूपी स्पेशल के प्रश्नों को आप वहीं से कवर कीजिएगा, उसके बाद में सिर्फ PYQ लगाइएगा। वाणी आपने पहले नहीं पढ़ी है तो अब नए सिरे से अगर आप वाणी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको नहीं करिएगा। इसके अलावा आप जाइएगा सीधा घटना चक्र की तरफ, उस बुक से यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है उसको 1-2 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करके कंप्लीट करिएगा। और बाकी के यूपी में, यूपी से रिलेटेड, मतलब यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स अब तक हुए हैं उसमें जो बहुत ही अच्छे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उसमें एक ही वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करा दूँगा।
जो कि मेरे पास जो भी कंटेंट है या मेरे पास जो भी किताबें हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं जहाँ पर के यूपीएससी लेवल में भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या पीसीएस में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन सभी को एक जगह पर कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उतना कर लीजिएगा, इतने में आपका यूपी हो जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।